हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, 6 से पढ़ाया जाता है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस में किसी कार्य को कब किस समय किया गया है, इन सब चीजों का वर्णन किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन। टेंस एक ऐसा रूप है जो क्रिया में समय या अवधि को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो कोई काम हम जो करते हैं वो किस समय पे हो रहा है ये बताया जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो द टाइम व्हेन अ स्पेसिफिक एक्शन हैपेंस और विल हैपन। मतलब कोई काम किस समय में हो रहा है या कब होगा या हो गया, जब इन सब चीजों का वर्णन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। टेंस के प्रकार, यानी काल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, जो समय चल रहा है, इस समय जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया या गुजर गया, जो मतलब चीजें बीत जाती हैं, कार्य या समय, उसे हम किस में वर्णन करेंगे, पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, यानी जो आने वाला टाइम है या आने वाले समय में जो काम होगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस वर्णन कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में उसका अनुवाद हम लोग करते हैं, इसमें जो समय आने वाला है। पहचान की बात कर लें, इसमें पहचान है, हो यह प्रेजेंट टेंस की पहचान है। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी जितने भी पार्ट हम पढ़ेंगे उनके लास्ट में है, हो, हुआ है। ऐसे ही पास्ट टेंस की जब पहचान जो है था, थी, थे, आ, ई, ए या अन्य भी वर्ड आते हैं। मतलब ये जब पास्ट टेंस आप पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के जितने भी प्रकार आप पढ़ेंगे उनके लास्ट में इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगा। फ्यूचर टेंस में गा गी गे आता है, यानी फ्यूचर टेंस के जितने भी हम प्रकार पढ़ेंगे उसमें गा गी गे आता है। पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिन्हें प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पास्ट का पढ़ेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जब फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इन्हें इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया होता है। इस टेंस में टाइम नहीं दिया होता है, मतलब टाइम कोई काम कब से स्टार्ट हुआ है ये नहीं दिया रहता, इसे इम्परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं। अगर वाक्य हिंदी में लिखा हो, हमारा सेंटेंस हिंदी में हो, तो हम तब कैसे पहचानेंगे, तब पहचानेंगे इन वाक्यों के अंत में क्या आता है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आते हैं। जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है, जाता है, ता है आ गया, वो किसमें आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, इंग्लिश में इन मैक्सिमम इन सेंटेंस में किसका वर्णन होता है, हैबिट, आर्डर, डेली रूटीन, मतलब हम जो रोज कार्य करते हुआ, या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सच्ची घटनाएं होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सत्य होती है, वो इस टेंस में क्या होता है, प्रकट होता है। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हिंदी में कहते हैं इसे, यदि सब्जेक्ट कर्ता हमारा क्या सिंगुलर एक वचन हो। सिंगुलर में क्या क्या हमारे आते हैं, सिंगुलर में मैक्सिमम ही, इट और नेम आते हैं। ये हमारे सबके सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपको कभी भी ये मिल जाए तो वो क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा करता हो, मतलब कार्य करने वाला यानी करता यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर यानी एक वचन हो, तब हमारा स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम नाम है, ये सिंगुलर है, नाउन है एक, तो राम जाने का मीनिंग गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस, इसमें यस जुड़ा हुआ है। जैसे वो प्रतिदिन गाना गाती है, तो सी सिंग्स और सॉन्ग डेली, यहाँ पे वह जो है क्या है, सिंगुलर है, तो सी सिंग्स और सॉन्ग इसमें यस जोड़ देंगे, यानी क्रिया में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाता है। यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, किसमें आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यह सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, दो नंबर्स होते हैं, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। तो जब भी सिंगुलर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये तो बात हो गई जब कर्ता हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। जब कर्ता सिंगुलर हो तब हम यस या यस जोड़ते हैं। एक स्थिति और भी संभव हो सकती है जब कर्ता हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लूरल हो। प्लूरल होने पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। यदि सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक हो, तब तब जो है हम यस या यस नहीं जोड़ते, तब ऑब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते, तब हम यस या यस नहीं जोड़ते। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम कह दें लड़के लड़कों ने अपना, और लड़के अपना पाठ याद करते हैं, याद करते हैं, तब इसका हम इंग्लिश में अनुवाद जब बनाएंगे तो ये लड़के हैं, लड़के क्या है, प्लूरल में आता है, एक से अधिक लड़कों की संख्या है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो द बॉयज, याद करने की मीनिंग हमारे यहाँ क्रिया क्या है, याद करना। क्रिया क्या होता है, जो हम कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ याद करना क्रिया, तो याद करने की मीनिंग होता है लर्न। इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है। द बॉयज लर्न देयर लेसन, यानी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते और हम कैसे बनाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे ये हमारा सिंगुलर है ऐसे ही प्लूरल भी सब्जेक्ट होते होंगे। प्लूरल में मैक्सिमम यू, बी, आई, दे, आई, दे, और प्लूरल नाउन भी होता है, नाउन। ये तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी आएगा इसमें यस है यस नहीं जुड़ेंगे। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव को हिंदी में निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो,
तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमें जैसे दिया है कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, तो इसको जब हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, या चूंकि कौन सा सेंटेंस में किस फॉर्म में है, और इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो कमला, क्योंकि नाम है सिंगुलर है तो डज नॉट, कमला डज नॉट सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा सिंग, और स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग लिखेंगे, ये इसका बनेगा कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। जैसे मेरा मित्र घर नहीं जाता, इसका जो बनेगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, और जाने की मीनिंग गो टू हाउस, ये हो गया मेरा मित्र घर नहीं जाता। ये तो बात हो गई जब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट। यदि सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट। यानी सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और डज के पे क्या रहेगा? डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे का मीनिंग दे होता है, दे डू नॉट गो, जाने की मीनिंग गो, अपने स्कूल देयर स्कूल, इसका हो जाएगा दे डू नॉट गो देयर स्कूल। जैसे इसका मैं तुम्हें कविता नहीं सुनाता हूँ, मैं का मीनिंग आई, मैं भी किसमें आता है? प्लूरल में आता है। आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम, आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट सिंग अ पोएम यू। ये दोनों तरीके सही सही है। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई डू नॉट, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आई डू नॉट सिंग अ पोएम यू। ये हमारा दोनों सही है। ये तो हो गई बात निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो क्या हो गया, जैसे अच्छा गाना नहीं गाया, यदि हमारा निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तब, यदि निगेटिव सेंटेंस में तब कैसे बनेगा? लिखेंगे यदि वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं, ये भी क्या हमारा निगेटिव सेंटेंस है, कभी नहीं शब्द आया हो, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, तब हम इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं, नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसमें यस या ई एस तक जोड़ेंगे जो हमारा क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ लिख दें कर्ता एक वचन होने पर,
अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का अन्य वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लिखेंगे। यदि दूसरा भी स्थिति संभव है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तब नेवर लिखेंगे। इन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ याद रखिएगा नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर लिख दें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सब्जेक्ट होने पर हम यस या से जोड़ेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वो स्कूल कभी नहीं आता है, जैसे मैं कह दूं वह स्कूल कभी नहीं आता है। जैसे मैंने कह दिया वह स्कूल कभी नहीं आता है, तो इसका बनाते इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो वह की मीनिंग ही सब्जेक्ट के बाद ही नेवर लगेगा। नेवर, यहाँ नाट नहीं लगेगा। जब भी कभी नहीं आ जाएगा तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नेवर का प्रयोग करेंगे। ही नेवर गोज टू स्कूल। यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट क्या हमारा एक वचन है, इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस जोड़ देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते, कभी शोर नहीं मचाते हैं। यहाँ याद रखिएगा जो कभी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि ये एक साथ वर्ड आए, यह आगे पीछे भी मतलब हो सकते हैं, एक साथ से मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका जब बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, अच्छे लड़के का ये क्या है, बहुवचन है, ये होगा गुड बॉयज, गुड बॉयज नेवर, नेवर स्वर मचाने का मीनिंग मेक नॉइज, नॉइज वाले शोर के लिए शोर मचाना होता है। मेक नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, यानी जब भी कभी नहीं आएगा उनका अनुवाद हम कुछ इस तरह बनाएंगे। फिर हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट इनफिनिट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछने का काम दो प्रकार से होता है। एक तो वाक्य क्या हो, क्या से शुरू हो। जब वो वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, डू या डच को पहले लिखते हैं। लेकिन जब वही प्रश्नवाचक शब्द यानी वही सेंटेंस यानी उसी वाक्य में जब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं अगर वो बीच में आए तब हम डू या डच को पहले नहीं करते हैं। जैसे समझते हम दिया, जैसे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो क्या, क्यों और क्या से। जो प्रश्न या जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं
उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उनको हमें कुछ ना कुछ रीजन बताना होता है, रीजन बताने। जैसे यदि वाक्य क्या से शुरू हो, दो प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द मतलब बनते हैं, दो प्रकार से सेंटेंस से बनेंगे, यदि वाक्य क्या से शुरू हो और एक यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब हम क्या करते हैं, डू या डज को पहले लिखते हैं, मतलब डज या डू में से पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। प्रश्नवाचक शब्दों में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। जैसे क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, क्या से शुरू हो रहा है ये वाक्य, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या से, क्या पहले आ गया। तो मैं किसमें आता है, बहुवचन में, तो मैं के साथ डू लगता है, तो डू को हम पहले कर लेंगे, लिखेंगे डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, सुनाना। सुनाने की मीनिंग क्या होता है, टेल, टेल तुम्हें एक कहानी, यू और स्टोरी, यू और स्टोरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा हो गया डू आई टेल यू अ स्टोरी। इसका क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो इसका होगा डू आई टेल यू अ स्टोरी, या डू आई टेल और स्टोरी यू, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, यहाँ पे भी क्या से ये वाक्य शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू हो तो वह के साथ क्या लगता है, डज। तो हम इसको जब बनाएंगे तो ये बनेगा डज ही, पढ़ाने का मीनिंग टीच होता है, टीच यू, टीच यू। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसको देख लेते हैं, यदि वाक्य में, यानी अब वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये हमारे क्या होता है, और भी होता है प्रश्नवाचक शब्द है, या बीच में आए तब हम क्या करते हैं, उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं। यानी अगर ये बीच में आ रहा है तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर डू या डज में से सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ में दिया, मैं तुम्हें एक कहानी क्यों सुनाता हूँ, इसी को हम बना रहे हैं, मैं तुम्हें एक कहानी क्यों सुनाता हूँ। अगर हमें इसे इंग्लिश में बनाना हो, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो क्यों है ये क्या है, बीच में आया है। जब हमें ये बीच में आ जाए तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की मीनिंग क्या होता है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है तो डू लगेगा, डू आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेल, टेल यू और स्टोरी। यानी इससे ठीक पहले वाला ये वाक्य देख रहे हैं, जब क्या से शुरू हो तो डू आई टेल यू स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन जब क्या से शुरू हो रहा है। लेकिन यही वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द हम बीच से पूछते हैं, तो बस इसकी मीनिंग हम पहले लिखेंगे, बाकी नियम पूर्वत है, जो स्ट्रक्चर पहले इसमें बना है वही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे क्वेश्चन हो, यानी उसकी मीनिंग बस हम पहले लिख रहे हैं। जैसे इससे ध्यान देते हैं, वह तुम्हें कब पढ़ाता है, ये बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, इसको पहले लिखेंगे। कब की मीनिंग होता है, वेयर। वह है तो वह के साथ डज लगेगा, ही डज ही टीच यू, और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्नवाचक वाक्यों को हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। ये दो प्रकार है, नोट कर लीजिए इन्हें। ये आप लोगों का होमवर्क है, आगे का क्लास नेक्स्ट डे चलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।
धन्यवाद।